नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की नदियाँ और राजस्थान की नदियों के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की अंतः प्रवाही नदियाँ, सुप्त नदियाँ या अंतः प्रवाही नदियाँ जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र पर है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अपवाह क्षेत्र की हमने पहले ही बात कर ली है। लगभग 60.2% भूभाग पर अंतः प्रवाही नदियों का विस्तार है। ध्यान रखिएगा, 60.2% भूभाग पर। ऐसी नदियों को रुंडिता नदियां भी कहा जाता है। रुंडित या रुंडिता के नाम से भी ऐसी नदियों को जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं अंतः प्रवाही नदियां। अंतः प्रवाही नदियां, इसके बारे में बात करेंगे। और अंतः प्रवाही नदियों के अंदर जो सबसे पहला नाम आएगा उसका हम जिक्र करते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी, घग्गर नदी पर हम बात करते हैं। घग्गर नदी के बारे में कहा जाता है कि ये राजस्थान की प्राचीनतम नदियों में से एक है। प्राचीनतम नदियों में से एक है। घग्गर नदी का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 136वें सूक्त के 5वें मंत्र में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 136वें सूक्त में जो 5वां मंत्र है उसके अंदर इसका उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के अंदर इसे नाम दिया गया है नदी तमा। नदी तमा नाम दिया गया है। याद रखिएगा, नदी तमा का मतलब यहां क्या बताया गया है? सरस्वती, यानी सरस्वती नदी को उपमा दी गई है नदी तमा। ध्यान रखिएगा, नदी तमा। और याद रखिए, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी इसी को माना गया है। सबसे पवित्र नदी, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी इसी सरस्वती को माना गया है, इसी घग्गर नदी को माना गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी इसको माना गया है। आगे हम बात करते हैं इसी सरस्वती नदी के बारे में या घग्गर नदी के बारे में। किस घग्गर नदी के उपनाम क्या क्या है? घग्गर नदी के बहुत सारे उपनाम हैं। घग्गर नदी के उपनाम के बारे में हम बात करते हैं। क्या क्या इसके उपनाम हैं? घग्गर नदी के उपनाम, इसमें एक नाम आता है सरस्वती या द्रस्वती। एक नाम तो ये आता है सरस्वती या द्रस्वती, जो प्राचीन नाम है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। दूसरा इसका नाम है, वो आता है चितांग। चितांग नाम इसका पंजाब में मिलता है। चितांग, चितांग नाम इसका पंजाब में मिलता है। एक इस नदी का नाम आता है नट। बार बार ये विलुप्त होती है। विलुप्त होने के कारण इसका नाम नट नदी भी आता है। इसी नदी का नाम आता है सोतर, क्योंकि ये सोती हुई चलती है, सोई हुई है, गायब हो जाती है, इसलिए इस नदी को सोतर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सरस्वती या द्रस्वती, चितांग, नट, सोतर इसी का नाम है। इस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। मृत नदी भी कहा जाता है क्योंकि ये नदी गायब हो जाती है, नजर नहीं आती है,
इसलिए इसे मृत नदी भी कहा गया है। इसी नदी को राजस्थान का शोक कहते हैं। राजस्थान का शोक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कारण ये है कि इसके कारण हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आ जाती है, गंगानगर जिले में बाढ़ आ जाती है। तो इन्हीं कारणों से इसे राजस्थान का शोक कहा गया है। ध्यान रखिएगा, जैसे चीन का शोक हवांग हो नदी है, बिहार का जो शोक है, बिहार नदी का जो शोक है। अब आप देखिए, यहां पर मैं सबके नाम लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। यहां पर नाम लिख देता हूं मैं। चीन का शोक, बिहार का शोक, उड़ीसा का शोक, पश्चिमी बंगाल का शोक। इन सभी प्रश्नों को एक बार आप आराम से देख लीजिएगा, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, इन सबको देख लीजिएगा। चीन का शोक किसे माना गया है? अभी मैंने आपको नाम बताया है, हवांग हो नदी। बिहार का शोक किसे माना जाता है? कोसी नदी। उड़ीसा का शोक किसे माना जाता है? महानदी। पश्चिम बंगाल का शोक किसे माना जाता है? दामोदर नदी। उसी प्रकार से राजस्थान का शोक किसे माना जाता है? घग्गर नदी को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी नाम घग्गर नदी के उपनाम हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी घग्गर नदी के उपनाम हैं। सरस्वती या द्रस्वती नदी, चितांग नदी, नट नदी, सोतर नदी, मृत नदी, राजस्थान का शोक, ये सभी नाम घग्गर नदी के नाम हैं। ध्यान रखिएगा, सभी घग्गर के ही उपनाम जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं घग्गर नदी के बारे में कि घग्गर नदी जो है किस तरीके से बहती है। ये पहाड़ियां हैं, शिवालक, हिमाचल प्रदेश, और यहां पर जो स्थान है कालका पहाड़ी। कालका पहाड़ी, यहां से एक नदी का उद्गम होता है। और ये नदी इस तरीके से बहती हुई निकलती है। अब आप देखिए इस नदी को, उद्गम स्थान हो गया इसका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश उद्गम स्थान। उसके बाद में ये पंजाब के अंदर बहती है, पंजाब के अंदर बहती है। उसके बाद में, पंजाब के बाद में ये राजस्थान में आती है। अब ध्यान रखना है, प्रश्न आता है राजस्थान में प्रवेश कहां से है? तो यहां पर एक गांव है जिसका नाम है टिब्बी, टिब्बी गांव, हनुमानगढ़।
टिब्बी गांव हनुमानगढ़। ध्यान रखिएगा, टिब्बी गांव हनुमानगढ़ के अंदर बहती हैं, हनुमानगढ़ के अंदर बहती हैं। अब ध्यान रखना है, यहां पर जिला है हनुमानगढ़ और इसके आगे जिला आ जाता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर से भी आगे ये निकल जाती है पाकिस्तान में। जब इसमें बाढ़ आती है तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के 2 जिलों में यह नदी बहती है, राजस्थान के 2 जिलों में यह नदी बहती है। ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी का ये जो पाठ है, घग्गर नदी का ये जो पाठ है, राजस्थान के इन दोनों जिलों के अंदर घग्गर नदी का पाठ नाली कहलाता है। घग्गर नदी का पाठ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इसका पाठ नाली कहलाता है, राजस्थान में इसका पाठ नाली के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे गढ़ बना हुआ है। इस नदी के किनारे गढ़ बना हुआ है जिसका नाम है बटनेर। बटनेर दुर्ग, जिसको आगे चल करके नाम दे दिया गया हनुमानगढ़ दुर्ग। ध्यान रखिएगा, इसी का नाम रखा गया है हनुमानगढ़। पहले इसका नाम था बटनेर दुर्ग, तो इसी नदी के किनारे बटनेर दुर्ग बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, चूंकि मंगलवार के दिन इसको जीता गया है सूरत सिंह के द्वारा, तो सूरत सिंह के द्वारा ही इसी का नाम हनुमानगढ़ रखा गया है। ध्यान रखने वाला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। इसी जिले के अंदर इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर एक झील है हनुमानगढ़ के अंदर, उस झील का नाम है तलवाड़ा। तलवाड़ा झील है, ये राजस्थान की सबसे नीची झील है, नीची झील है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की सबसे ऊंची झील माउंट आबू सिरोही नक्की झील, और राजस्थान की सबसे नीची झील समुद्र तल से भी नीची है, उसका नाम है तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा झील किस जिले में आती है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर आती। ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसका नाम आता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। अब हम बात करते हैं, ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे सभ्यताएं हैं। कालीबंगा, कालीबंगा व पीलीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता इसी नदी के किनारे हैं। ध्यान रखिएगा, हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसी नदी के किनारे कालीबंगा पीलीबंगा सभ्यता है। काली चूड़ियां जहां से मिली वो कालीबंगा हो गई, पीली चूड़ियां जहां से मिली वो पीलीबंगा हो गई। ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी के बारे में कहा जाता है कि घग्गर नदी जो है वो इस बटनेर के मैदान में आकर के
बटनेर के मैदान में आकर के विलुप्त हो जाती है, विलुप्त होती है। याद रखिएगा, कहां विलुप्त होती है? बटनेर के मैदान में विलुप्त होती है। ध्यान रखिएगा, बटनेर के मैदान में विलुप्त होती है। अब इस नदी पर ये प्रश्न तो हो गया, बटनेर के मैदान में ये विलुप्त हो जाती हैं। ध्यान रखना, जब इस नदी में बाढ़ आती है, इस नदी में बाढ़ आती है, तो इस नदी के पैठे से नीचे बसा हुआ एक नगर है। इस नदी के पैठे से नीचे बसा हुआ एक नगर है, नीचे बसा हुआ एक नगर है जिसका नाम है हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन इस नदी के पैठे से नीचे बसा हुआ क्षेत्र है। प्रश्न आता है कि जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो राजस्थान का कौन सा शहर डूबने की कगार पर होता है, या किस शहर को खतरा बढ़ जाता है? हनुमानगढ़ जंक्शन को खतरा बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हो गए इसके बारे में। अब आगे हम बात करें कि जब इस नदी में बाढ़ आ जाती है तो इसका पानी जो है वो श्री गंगानगर की गंगानगर तहसील तक जाता है, गंगानगर तक चला जाता है। और जब बहुत ही ज्यादा पानी आता है, बहुत ही ज्यादा कहने का मतलब बाढ़ आ जाती है, तो इसका अंतिम गंतव्य स्थान जो है वो बन जाता है फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान इसका अंतिम गंतव्य स्थान बन जाता है, अंतिम गंतव्य स्थान बन जाता है। अंतिम गंतव्य स्थान फोर्ट अब्बास पाकिस्तान। पाकिस्तान में इस नदी को या इस नदी के पाट को हकरा कहते हैं। घग्गर नदी के पाट को हकरा कहते हैं, या घग्गर नदी को हकरा के नाम से जाना जाता है। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। इस नदी के बारे में हम बात करें कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। इसकी जो कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो कुल लंबाई है इसकी 465 किलोमीटर। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में ये लगभग 100 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में लगभग 100 किलोमीटर बहती है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में लगभग 100 किलोमीटर, लगभग की बात कह रहा हूं, लगभग 100 किलोमीटर बहती है। तो ये तो हमने बात करी है घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी याद रखिएगा, अंतः प्रवाह की राजस्थान में, अंतः प्रवाह की राजस्थान में सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अगर हम अंतः प्रवाह की बात करें, अंतः प्रवाह की बात करें, है ना, सबसे लंबी नदी है। 465 किलोमीटर शिवालक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से लेकर के फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। ध्यान रखिए, ये एकमात्र नदी है, एकमात्र नदी है जो अंतरराष्ट्रीय है। राजस्थान की ऐसी नदी जो हिमालय से निकलती है, राजस्थान की ऐसी नदी जो हिमालय से निकलती है और पाकिस्तान में जाती है राजस्थान से होकर के, तो वो एक ही नदी है। ध्यान रखिएगा, हिमालय से निकल करके राजस्थान में आती है और पाकिस्तान में चली जाती है, ये एक ही नदी है। बाकी सभी नदियां जो पाकिस्तान में जाती हैं, याद रखिएगा, जो पाकिस्तान में जाती हैं वो राजस्थान से होकर के नहीं जाती है। ध्यान रखिएगा, ये एक ही नदी है
जो पाकिस्तान में जाती है ना। तो एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी है जिसको हम घग्गर के नाम से जानते हैं। तो घग्गर नदी पर ये इस प्रकार के प्रश्न भी बन जाते हैं। ये तो थी घग्गर नदी, अब इसको मैं साफ कर देता हूं। अब हम दूसरी नदी के बारे में बात करेंगे, अंतः प्रवाह की दूसरी नदी। अंतः प्रवाह की दूसरी नदी, उस नदी का नाम है कांतली नदी। कांतली नदी। कांतली नदी, कांतली नदी के बारे में कहा जाता है कि कांतली नदी जो है, जैसे आप देखेंगे इस प्रकार से बहती है। ये तो है सीकर जिला, उसके बाद में ये जिला है झुंझुनू जिला, और इसके ऊपर जिला आएगा चूरू जिला, इसके ऊपर चूरू जिला। अब इस नदी के बारे में कहा जाता है कि ये नदी इस तरीके से बहती है। या चूरू की सीमा पर पे जाकर के समाप्त हो जाती है। उद्गम स्थान इसका रहेगा सीकर। सीकर में खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला पहाड़ियां, पहाड़ियां नदी का नाम है कांतली नदी। कांतली नदी। अब देखिए झुंझुनू को बराबर दो भागों में बांट रही है, आधा इधर आधा इधर, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कांतली नदी। कांतली नदी याद रखिएगा, कांतली नदी, इसके बारे में कहा जाता है, कांतली नदी के बारे में कहा जाता है कि ये पूर्णतः अंतः प्रवाह की, पूर्णतः अंतः प्रवाह की राज्य की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न आता है पूर्णतः अंतः प्रवाह की, पूर्णतः अंतः प्रवाह की, पूर्णतः अंतः प्रवाह की बहाव के आधार पर, बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी है ना। क्योंकि जिसका उद्गम भी राजस्थान में, जिसका समापन भी राजस्थान में, चूरू की सीमा पर समापन होता है, चूरू की सीमा पर समापन होता है। इसकी लंबाई मानी जाती है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। तो पूर्णतः बहाव के साथ अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी, अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी, इसको समझना है। पूर्णतः बहाव की, अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कांतली नदी को माना जाता है। लंबाई है 100 किलोमीटर, उद्गम है खंडेला पहाड़ी शिखर से, समापन होता है चूरू की सीमा पर, और झुंझुनू जिले को दो भागों में काटती है। अब जो ये इसका जो बहाव क्षेत्र है, ये कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है, इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा गया। बहाव क्षेत्र टोरावाटी कहलाता है, इसका बहाव क्षेत्र टोरावाटी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, कांतली नदी का बहाव क्षेत्र टोरावाटी के नाम से जाना जाता है, टोरावाटी के नाम से जाना जाता है। अब इस नदी के बारे में एक बढ़िया प्रश्न सामने आता है। इस नदी को मौसमी नदी भी कहते हैं, क्योंकि केवल मानसून के समय बहती हैं, वर्षा ऋतु में बहती हैं, तो इस नदी को मौसमी नदी कहते हैं।
इस नदी के किनारे सीकर में, यहाँ इस नदी के किनारे सीकर में, याद रखिएगा सीकर जिले के अंदर गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता अवस्थित है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में है। सीकर जिले में है गणेश्वर सभ्यता, कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे, सीकर जिले में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से मछली पकड़ने के तांबे के कांटे मिले हैं, तांबे का फरसा मिला है, तांबे के बाणाग्र मिले हैं, है ना। तो ऐसी गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के नाम से जाना जाता है, वो कांतली नदी के बिल्कुल पास है ना, कांतली नदी के किनारे उसके पैठे में अवस्थित है। तो ये सभी प्रश्न जो है आपको कांतली नदी के बारे में ध्यान में रखने हैं। कांतली नदी अंतः प्रवाह की हमने दूसरी नदी के बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं तीसरी नदी के बारे में। अंतः प्रवाह की तीसरी नदी, अंतः प्रवाह की तीसरी नदी, याद रखिएगा अंतः प्रवाह की तीसरी नदी नदी है कोटड़ी से उद्गम है इस नदी का। नदी का नाम है काकनेई, काकनेई नदी। काकनेई नदी जैसलमेर जिले में है, जैसलमेर जिले में है। और ये नदी बुज झील का निर्माण करती है। बुज झील का निर्माण करती है। और जब बुज झील मन इसमें पानी जब ज्यादा आता है, बुज झील से आगे निकल जाती है, तो ये नदी जाकर के गिरती है मीठा खाड़ी में। मीठा खाड़ी में जाके गिरती है, जो जैसलमेर में है। मीठा खाड़ी जैसलमेर में है। और जब इसका पानी, याद रखिएगा, इसका पानी जब मीठा खाड़ी में गिरता है, यानी बुज झील से आगे, इसी नदी का नाम, ध्यान रखिएगा, मसूरदी है। इसी नदी का नाम मसूरदी है, मसूरदी नदी। बुज झील से आगे जब ये मीठा खाड़ी में चली जाती है, तो इसी नदी को मसूरदी के नाम से जाना जाता है। कोटड़ी गांव से इसका उद्गम है। ध्यान रखिएगा, कोटड़ी गांव जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है, ध्यान रखिए। और मीठा खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। ये भी कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। कुल लंबाई है इसकी 17 किलोमीटर। कुल जो लंबाई है वो है 17 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, अंतः प्रवाह की, अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, नाम है काकनेई, नाम है काकनेई। ध्यान रखिएगा, काकनेई। इसी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम स्थान कोटड़ी गांव से उद्गम है। और ये बुज झील का निर्माण करती है। बुज झील कहाँ पर है? जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। बुज झील जैसलमेर में है, ध्यान रखिएगा। बुज झील का निर्माण करती है। ये बात की है हमने काकनेई नदी के बारे में, जो अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। अंतः प्रवाह की सबसे
छोटी नदी है, ध्यान रखिएगा, अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी के बारे में हमने बात की है। इस प्रकार से अंतः प्रवाह की कुछ नदियां और हैं, जैसे रूपा रेल नदी, रूपनगढ़ नाला, मैंथा नदी, साबी नदी, रूपा रेल नदी, रूपनगढ़ नाला, मैंथा नदी, साबी नदी, ये सभी नदियां भी अंतः प्रवाह की नदियां मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, इन सभी नदियों के नाम भी अंतः प्रवाही नदियों के अंदर ही नाम लिखे जाते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो अंतः प्रवाही नदियों से जुड़ा हुआ था। इस भाग में इतना ही। अगले भाग के अंदर हम इन चारों नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।